हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, तो बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। राइट, निश्चित तौर पर आप काफ़ी कुछ नया भी सीखेंगे, तो जनाब हमारे वीडियो को जरूर देखना है वापस से आकर के। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि 2022, 23, 24 इन 3 सालों की पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो भी करा दिया जाएगा चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। राइट, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। राइट, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है। बेसिकली ये जेल्डार्स मेथड का क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेल्डार्स मेथड, ड्यूमास मेथड, एरियस मेथड, इन सभी पर आप क्वेश्चन आसान होते हैं, बट अगर आपने पहले नहीं किए तो आपको वो टफ लगेंगे। एक दो बार कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जनाब हमने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखिए, काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। While estimating the nitrogen present in an organic compound that's created by Geldar's method, the ammonia evolved from 0.25 gram of the compound neutralized 2.5 ml of 2 molar H2SO4. The percentage of nitrogen present in organic compound. इसका सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है जनाब, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4, यस 1.4 होने वाला है। N1V1 कर लीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है तो डेफिनेटली हमको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। N1V1 क्या है, N का मतलब है जनाब नॉर्मेलिटी, P तो वॉल्यूम है ही। नॉर्मेलिटी को आप कैसे पता करते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। राइट, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर आपको करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी के लिए, देन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो सब कुछ एज इट इज दिया गया है 1.4, मोलैरिटी भी आपको दी गई है दैट इज 2। राइट, एन फैक्टर H2SO4 का क्या होता है, 2 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया जनाब निकालना सीखिए, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। राइट, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 2.5 ml दिया हुआ है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राइट, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पर है, 0.25 ग्राम। 0.25 ग्राम, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है। राइट, तो सभी कुछ लिख लिया गया है एंड ये बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, आप करके देख पाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 56%। राइट, तो 56 आपको यहाँ पर लिख देना था। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं आता तो जनाब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हम करते हैं, ये बातें आप रिडॉक्स रिएक्शन में सीख लेते हैं। राइट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करना था हमको, नॉर्मेलिटी के लिए मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम एज इट इज है ही, जो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दिया गया है आपको। फटाफट से वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए एंड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है एंड यहाँ पर क्या पूछा गया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन एन एसाइक्लिक, यानी कि साइक्लिक नहीं बनाना है आपको, ऐसा कुछ नहीं बनाना है, मतलब इस तरीके की कोई रिंग नहीं बनेगी। राइट, एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है न्यूट्रल रहेगा, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N। ओके, C4H5N एक फार्मूला दिया गया है, इसके बेसिस पर आपको बताने हैं एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने हैं, कितने बनेंगे वो भी बताते हैं आपको। देन आपको बताना है कि नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स क्या होने वाले हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, डी लगानी पड़ेगी हमको, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डी क्या होता है, चलिए बताते हैं। डी का फॉर्मूला जनाब क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है डी का। C+1 जनाब क्या हो जाने वाला है, 4+1 माइनस H कितने हैं 5, X यानी कि हेलोजन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो +0 करो या फिर उसको इग्नोर करते हैं, माइनस N दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 4+1 5
एंड दैट मीन्स 3 आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। du3 का मतलब क्या हुआ? du3 का मतलब होता है जनाब, या तो फिर देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड, राइट, या फिर तीनों डबल बॉन्ड होने चाहिए। du3 का मतलब ये होता है, du एक du मीन्स एक बॉन्ड, 2 du मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो एक du, जस्ट सेकेंड, कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा। एक du यहाँ पर जाने वाली है 1 डबल बॉन्ड में, एंड 2 du जाने वाली है एक ट्रिपल बॉन्ड में, 3 du हो गई। तीनों du डबल बॉन्ड के लिए यूज हो रही हैं, तो ये 2 कंडीशंस हैं। अब हमें 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, एक एक में क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड होंगे, एक में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर्मूला यही रहना चाहिए। चलिए बनाते हैं। C4H5N कैसे होगा जनाब? 1 डबल बॉन्ड है तो यहीं पर हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं, नहीं यहीं पर नहीं करते हैं, आगे करेंगे, राइट। चलिए, या तो फिर पहले हम चारों कार्बन बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन लगाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। जनाब ये चारों कार्बन हो जाएंगे, एंड इस तरीके से हम एन लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को यूज करना है, ऐसे ही नहीं। C4 यानी कि 4 कार्बन हो चुके हैं, एक नाइट्रोजन हो चुका है, हमारे पास 5 हाइड्रोजन होने चाहिए। 5 हाइड्रोजन होने चाहिए जनाब। एक हाइड्रोजन पहले हम इसको दे देते हैं, बचे हमारे पास 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन बचे हैं, तो आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप बना नहीं सकते, क्योंकि एक नाइट्रोजन, ओके, तो इसको आप हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से। नाइट्रोजन पर ही ट्रिपल बॉन्ड हम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस हाइड्रोजन को हटाया, क्योंकि नाइट्रोजन 4 वैलेंसी तो नहीं होगी, 3 ही हो जाएगा। अब आप अभी आपके पास 5 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर अब हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, 3 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड आप कर लीजिए, आसानी रहेगी। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, CH3C, राइट। यहाँ पर जनाब CH हो जाएगा, एंड एक CH यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, राइट। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होनी चाहिए। हमने चारों कार्बन बनाए, उसके बाद देखा कि नाइट्रोजन भी बनाया हमने, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी, कार्बन की चारों हो गई उसके साथ ही। तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन आएगा आएगा नहीं अब, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर देखिए CH3 के केस में तीनों हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसकी भी हो चुकी हैं। इनमें से अभी हमने देखना है कि sp3 कितने कार्बन होंगे। sp3 के बारे में भी आपको बताएंगे, बट उससे पहले 3 डबल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए, येलो पेन लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से हमको देखना है, छोटी भी गलती अगर इधर उधर आपने कर दी तो समझ में नहीं आएगा, राइट। 2-3 कॉन्सेप्ट को एक बार लेकर आया जाएगा, क्वेश्चन टफ होंगे, बट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 4 कार्बन एक बार फिर से हम बनाएंगे, इस बार भी नाइट्रोजन लेंगे, एंड इस बार नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो। इससे होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा, 3 डबल बॉन्ड आपको चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नहीं देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर बनाना था, बट यहाँ पर इस केस में आपको 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं। ये वाला केस हम ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। अभी आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं, 3 डबल बॉन्ड आपको बनाने हैं। तो जनाब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। 4 हाइड्रोजन है तो जनाब H2C यहाँ पर हो जाएगा। चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसकी एक बाकी है, एक यहाँ पर कर देंगे, की भी एक बाकी है, एक यहाँ पर कर देंगे। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, दैट्स ग्रेट। चारों वैलेंसी यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एंड नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ग्रेट। तो बेसिक हमने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, हमने कैसे अप्रोच किया स्ट्रक्चर्स को, ये आप सीखने का प्रयास करें तो काफ़ी आसानी रहने वाली है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का क्या मतलब होता है? sp3 मीन्स एक कार्बन है, एंड ये चारों चारों वैलेंसी अलग अलग है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उस कार्बन से। देखिए, ऐसे कितने कार्बन हैं, यहाँ पर देखते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर ऐसे कितने कार्बन हैं जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। एक तो आपको ये वाला मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे एक इस तरफ, इसको आप ओपन करके ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप कर पाएंगे ड्रॉ। चलिए, या तो फिर नहीं करते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, राइट, उसको हटाइए, आप समझदार हैं। 3 हाइड्रोजन आप ओपन करके बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो जनाब sp3 नहीं होने वाला, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तीनों नहीं होने वाले sp3। नीचे आ जाइए, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो जनाब इनमें से कोई भी sp3 नहीं होने वाला, यानी कि sp3 सिर्फ एक है। तो यस, यहाँ पर हमको एक लिखना था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, मार्क कर लीजिए, प्रैक्टिस करते ही रहनी है, इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है।
द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होते हैं। ग्रेट, आपको पता होगा, आसान है। एसाइक्लिक आसानी से क्रैक हो सकता है, बट जो आगे आने वाला है न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N, आपको DU का फार्मूला आना चाहिए, तभी बाकी चीज़ें क्रैक होंगी। DU 3 आई, उसके बाद आपको ये बताना चाहिए DU 3 अगर आती है तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, राइट। देखिए, इन दोनों के अलावा और कोई केस पॉसिबल होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि दो ट्रिपल बॉन्ड के केस में 4 DU होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU रखता है, एक डबल बॉन्ड 1 DU, तो यही 2 ऑप्शंस हैं और ये 2 स्ट्रक्चर्स आप बनेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं कितने sp3 हैं। यहाँ पर ये जनाब 2 नहीं, ये 1 लिखा हुआ है, राइट। यस, गॉट इट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी कंपाउंड, आप देखिए ध्यान से सुनना है, जो हम बोल रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी कंपाउंड आपके पास है, जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, वहां से H+ कितनी जल्दी बाहर जाएगा। H+ जितनी जल्दी बाहर जाएगा उतना ही एसिडिक होने वाला है। एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी जल्दी H+ बाहर जाएगा। तो H+ बाहर कितनी जल्दी जाएगा ये आपको पता चलेगा कि रिंग पर पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर अगर रिंग बनी हुई है तो रिंग, अदरवाइज कंपाउंड आप मान सकते हैं। यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ये वाला H+, ये जो H+ है, ये H+ है, ये H+ है, ये H+ है, कितनी जल्दी बाहर जाएगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा उतनी ही उतनी ही जल्दी H+ बाहर जाएगा, क्योंकि जनाब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो जनाब पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, तो H+ बाहर नहीं जाएगा। इट मीन्स इस रिंग पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतनी ही जल्दी H+ बाहर जाएगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन फटाफट से ट्रैक होते चले जाएंगे। देखते हैं अब, NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, OCH3 OCH3, तो आपको पता होना चाहिए NO2 क्या है, -I ग्रुप। -I -M भी आप बोल सकते हैं, -M -I ग्रुप है NO2। तो क्या करेगा, -I -M का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, सॉरी गलती हुई। -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पीछे पॉजिटिव छोड़ देगा, राइट। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पीछे पॉजिटिव छोड़ देगा। इन केस ऑफ NO2 एंड NO2, OCH3 OMe भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्या करते हैं, ये है +M+I ग्रुप। तो +M+I ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि रिंग पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव उतनी जल्दी बाहर नहीं जाने वाला, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इन केसेस में कम होने वाली है। इतना तो आपको समझ आ चुका है कि NO2 के केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जनाब इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स H+ बाहर जल्दी जाएगा। बट AB में कैसे डिसाइड किया जाए? यहाँ पर तो पैरा पर NO2 लगा हुआ है एंड यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और मेटा पर। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरा पोजीशन पर M ग्रुप एंड I ग्रुप दोनों ही काम करते हैं, बट इन केस ऑफ मेटा ग्रुप M ग्रुप काम नहीं करता है। एंड आपको पता होना चाहिए M ग्रुप डोमिनेट करता है I से, फिर चाहे वो +M हो या फिर -M हो। +M डोमिनेट करेगा +I से, -M डोमिनेट करेगा -I से। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड +M पैरा के ही केस में लगने वाला है, मेटा के केस में +M नहीं लगेगा। तो जहाँ पर प्लस यहाँ पर होगा जनाब -M एंड -I, यहाँ पर होगा सिर्फ -I। ऑब्वियसली ए की पावर ज़्यादा होने वाली है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, हाइड्रोजन बहुत जल्दी बाहर जाएगा, दैट मीन्स ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होने वाली है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। ऑब्वियसली जनाब बी होने वाला है, इतना तो आपको समझ में आ चुका था कि AB का ज़्यादा होने वाला है C और D से। अब देखते हैं C और D के बीच में कंपैरिजन होगा। C और D में यहाँ पर C लगा हुआ है मेटा पर, यानी कि यहाँ पर +I ग्रुप ही काम करेगा, +M नहीं, क्योंकि +M ग्रुप मेटा पर काम नहीं करता है। यहाँ पर क्या करेगा, +M एंड +I ग्रुप। यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, हाइड्रोजन इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि जनाब +I है, +M है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन बाहर नहीं जाने वाला। वो क्यों जाएगा बाहर, जब नेगेटिव चार्ज रिंग पर डेवलप हो रहा है तो पॉजिटिव छोड़ के क्यों जाएगा, राइट। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होने वाली है, यानी कि D की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम होने वाली है।
और उसके बाद सी की होगी। क्यों? क्योंकि जनाब डी पर ज़्यादा नेगेटिव डेवलप हो रहा है इन कंपेरिजन टू सी। हमने अपनी तरफ से 100% दिया है जनाब, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो जनाब वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में भी बताइए। डेफिनेटली आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए ए बी सी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने दिया, मुझे ऐसा लगा। तो डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। बाकी आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आसानी रहने वाली है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द सेपरेशन ऑफ टू कलर्ड सब्सटेंसेज वाज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, दैट्स ग्रेट। पढ़ा है आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में? नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है, सॉरी वेरिफिकेशन का वीडियो है जनाब, वहाँ पर हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया हुआ है। और भी क्रोमेटोग्राफी है तो पढ़िए, वीडियो को देखिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी। ओके, तो यहाँ पर दो सब्सटेंस दिए हुए हैं फ्रॉम द बेस लाइन दी हुई है, सॉरी सेकेंड, बेस लाइन की वैल्यू नहीं है। सॉल्वेंट फ्रंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी की जो आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल 3.25 सेंटीमीटर, 2.08 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ आर एफ वैल्यूज ऑफ ए टू बी। आर एफ क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर। अब वापस से आते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस, यहाँ पर हम इतना डायरेक्टली लिख रहे हैं, पूरी लाइन नहीं लिखने वाले हम, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो इसको हम बोलते हैं आर एफ, राइट। तो आर एफ ए क्या आने वाला है? सब्सटेंस सब्सटेंस ए कौन सा है? सब्सटेंस ए जनाब ये रहा 2.08। सही से देखना है। सॉल्वेंट फ्रंट 3.25, सब्सटेंस ए 2.08, सब्सटेंस बी 1.05। ओके, आर एफ ए क्या होने वाला है? क्योंकि हमें हमसे वैल्यू पूछी गई है आर एफ वैल्यूज ऑफ ए टू बी, यानी कि पहले हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स 2.08 लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 3.25, राइट। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, फंस जाओगे। अभी ये दोनों अट जाएंगे, राइट। आर एफ बी यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी क्या होने वाला है जनाब? रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी 1.05 होगा, ऊपर 1.05, नीचे 3.25, राइट। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन ऊपर रहता है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट नीचे रहता है। सॉल्वेंट दोनों में ही सेम है, ग्रेट। अब आपको करना है आर एफ ए डिवाइडेड बाई आर एफ बी, गॉट इट। आर एफ ए की वैल्यू लिखिए 2.08 डिवाइडेड बाई 3.25। इसके नीचे आप जब लिखेंगे आर एफ बी की वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। 3.25 1.05 ये ऐसे कट जाएगा। इसलिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर सॉल्व करने की गलती मत कर जाना, उलझ के रह जाओगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 होने वाला है, तो जनाब 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ आर एफ वैल्यूज ऑफ ए टू बी इज 2। ये फॉर्मूला आता होता तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी से आप सॉल्व करके देख पाएंगे, राइट। आगे बढ़ें। यस, क्वेश्चन नंबर 5 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द एल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। जनाब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आपको बहुत इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान आपको लग सकता है, बट जरा से भी कन्फ्यूजन, इधर उधर दिमाग हुआ, इधर उधर फोकस हटा, तो डेफिनेटली -1 तुरंत, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी जनाब, -1 आसानी से आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर सबसे पहले हम C5H12 के स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, यानी कि एक ही ब्रोमीन आपको ऐड करनी है। मोनो ब्रोमो दैट मीन्स 1 ब्रोमीन, ग्रेट। C5H12 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इसीलिए जनाब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी भी गलती अगर आपने कर दी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ही आप गलत कर देंगे, काउंटिंग भी गलत कर सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इसको। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है। न्यूमेरिकल टाइप में है तो कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं। C5H12 यानी कि जनाब 5 कार्बन और
12 हाइड्रोजन, दैट मीन्स कैसे ड्रॉ करें हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो चुके हैं, 12 हाइड्रोजन भी आ चुके हैं। कैसे? 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12। ग्रेट, C5H12 बन चुका है जनाब। एक तो ये हो गया पॉसिबल स्ट्रक्चर आपका, एंड दूसरा बनाएं या फिर उससे पहले हम आपको मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ही समझा दें, बट उससे पहले चलिए मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ही आपको समझा देते हैं। एंड रेड पेन का यूज हम करेंगे। बहुत ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इधर उधर सोचना भी बिल्कुल नहीं है, पूरे क्वेश्चन के बारे में सोचना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट, देखिए इस तरफ, चाहे आप ब्रोमीन यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर लगाएं, बात एक ही है। राइट, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। आप सभी को पता है सिर्फ एक ही ब्रोमीन हमें ऐड करना है। दोबारा से देख लीजिए, मोनोब्रोमो लिखा हुआ है। ग्रेट जनाब, यहाँ पर हम एक ही बार लगाएंगे तो इसको हटाते हैं। एक हो चुका है स्ट्रक्चर आपका, काउंट कर लेंगे हम बाद में। स्टीरियो आइसोमर हमको काउंट करने हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलिए अच्छी बात है, स्टीरियो आइसोमर हमको निकाल देने हैं। ग्रेट, तो जनाब अब दूसरा केस क्या होगा? चाहे आप ब्रोमीन यहाँ पर लगाएं या फिर यहाँ पर लगाएं, एक ही पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। एट द एंड नाम आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इन दो में से भी एक ही पोजीशन पर आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, इसलिए इसको भी हटाते हैं। एंड थर्ड वन पॉसिबल क्या है? यहाँ पर। राइट, यहाँ पर भी आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉसिबल जगह ऐसी मिल चुकी हैं जहाँ जहाँ पर आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। बाकी यहाँ दोनों पर भी आपको बता पूरी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रेट, एक स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C5H12 का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इस बार तो हमने स्टेट चेन रखी हुई थी, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से 4 कार्बन इस तरीके से रखते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो एट द एंड यही बनने वाला है। तो जनाब यहाँ पर 5वां कार्बन हम रख लेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 5वां कार्बन यहाँ नहीं यहाँ पर रख लें, अभी सेम ही होने वाला है। अगर आप यहाँ रखते हैं, नेम सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नेमिंग समझ में आई पढ़ी है? अगर आपने IUPAC नेमिंग अगर आपने पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें समझने में आसानी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं। दोबारा से देखना है, चाहे आप ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर करें, यहाँ पर करें या फिर यहाँ पर करें, सेम ही होने वाला है। इन तीनों जगह पर आप ब्रोमीन का एडिशन करें 1 बाय 1 ऑब्वियसली, तो सेम ही नाम आने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनाब अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सॉरी यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर हमको एक से हटाना पड़ेगा। चलिए हटा देते हैं। ओके, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई जनाब, इसको नहीं, ओके थोड़ी सी गलतियाँ होती रहती हैं। इन दोनों कंडीशन में सेम होने वाला है, इन दोनों कंडीशन में, ये हमसे गलती हुई, बहुत ही सिली मिस्टेक रही। इन दोनों कंडीशन में नेम सेम होने वाला है, इसमें जनाब डिफरेंट हो ही जाएगा। राइट, क्योंकि जनाब यहाँ पर बीच वाला कार्बन हमसे थोड़ा सा इग्नोर हो गया, बट अब करना नहीं है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है एग्जाम में बैठकर। ओके, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही जगह पर रखना है, क्योंकि इन दोनों का ही नाम सेम होने वाला है। राइट, तो इसको हटाते हैं, तो हटाएंगे। ग्रेट, अब दूसरा ब्रोमीन हम कहाँ पर रख सकते हैं? ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर रख सकते हैं, एंड इसका दूसरा पॉसिबल है ही नहीं, आपको यहीं पर रखना पड़ेगा। ग्रेट, थर्ड वन जनाब यहाँ पर आप रख सकते हैं, एंड फोर्थ वन आप यहाँ पर रख सकते हैं। राइट, इसको हम ड्रॉ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप ब्रोमीन लगाएंगे एंड चारों बार डिफरेंट नेम्स आएंगे। थर्ड वन स्ट्रक्चर तीसरा देखिए, अगर आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हुई है तो रुकिए, थर्ड वन ड्रॉ कर लें, फिर हमको आपको चारों स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ करके दिखा देंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा C5H12 से, वो जनाब ये होने वाला है। ऐसे करिए और ये ऐसे करिए, ये चारों कार्बन, ये कार्बन बीच में, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। राइट, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 12 हाइड्रोजन भी हो चुके हैं। अब ये चारों कंडीशन एक ही हैं, इनमें से किसी पर भी अगर आप ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो वो सेम ही होने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पर करते हैं तब भी जनाब एक ही स्ट्रक्चर होगा। ये रेड पेन ही हम ले लेते हैं। राइट, रेड पेन ले लेंगे, एंड इन चारों में से आप कहीं पर भी कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, ब्रोमीन का नेम सेम ही रहने वाला है। ग्रेट, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3 + 4 + 1 दैट इज 8। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द एल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इज
8। ये समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर स्ट्रक्चर 2 भी आपको समझ में आ ही गया होगा, बट नहीं आया तो चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं जो जो हमने बनाया है उसके स्ट्रक्चर, राइट। तो थोड़ी सी स्पीड में ड्रॉ करेंगे, टाइम ज़्यादा है नहीं। एक बार हमने ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर किया, चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं सारे, फिर हम ब्रोमीन का एडिशन दूसरे पेन से करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये 4 स्ट्रक्चर हैं, ये रहा हमारा चौथा स्ट्रक्चर। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी समस्या है पहले वाले को भी इसी तरीके से आप ड्रॉ करके देख पाएंगे, राइट। कौन सा पेन लें जनाब? जादू वाला पेन लेते हैं, येलो सॉरी वाइट पेन ही रखते हैं, राइट। एक बार जनाब हमने क्लोरीन का एडिशन सॉरी ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर किया, तो यहाँ पर हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। दूसरी बार हमने कहाँ पे किया? यहाँ पर जनाब ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। एक बार यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन करते हैं एंड एक बार यहाँ पर हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं। इन चारों की जब आप नेमिंग करेंगे तो चारों की नेमिंग डिफरेंट आने वाली है, ग्रेट। इन चारों की नेमिंग आपको डिफरेंट ही मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो जनाब हम लिए नेमिंग आप कर लीजिएगा। चारों की नेमिंग करने का कोई सेंस बनता नहीं है, बहुत ही आसान सी नेमिंग है। आईयूपीएससी नेमिंग के दूसरे तीसरे लेक्चर में ही आप इनकी नेमिंग करना सीख जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वंस अगेन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही लाजवाब है, प्रैक्टिस करते रहिए तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। Cl डॉट प्लस CH4 इट गिव्स, क्या देता है जनाब? CH3 एंड HCl देता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आना चाहिए। ये आसान होने वाली है। CH3 डॉट यानी कि एक H यहाँ से यहाँ चला जाएगा, डॉट यहाँ से यहाँ आ जाने वाला, CH3 डॉट प्लस HCl मिल जाएगा आपको, करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? विच टेक्निक एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड? अगर आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन तो यहीं से गलत हो जाएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल तो आता ही होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल जनाब ये रहा, पैरा पे नाइट्रोफिनॉल यानी कि NO2 का एडिशन हमको करना है, ग्रेट। एंड पिक्रिक एसिड थोड़ा सा बेहतरीन सा स्ट्रक्चर है तो उसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम। पिक्रिक एसिड का जनाब आईयूपीएसी नेम क्या होने वाला है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2 NO2 एंड यहाँ पर भी NO2 का एडिशन होने वाला है। इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये एक येलो कंपाउंड होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, हालांकि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ये पिक्रिक एसिड है, नाम है इसका 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, आईयूपीएसी नेमिंग की अगर हम बात करें तो, ग्रेट। एंड ये जनाब येलो कंपाउंड होता है, येलो कलर होता है इसका, एंड ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन वापस आते हैं। 100 mg ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड, तो ये mg की जरूरत है नहीं। तो जनाब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड इन दोनों की सॉल्वेंट पोलैरिटी डिफरेंट होती है, राइट। सॉल्वेंट पोलैरिटी का डिफरेंस होता है इन दोनों में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने कराया भी है। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। सॉल्वेंट पोलैरिटी डिफरेंस होता है इन दोनों में, जिसकी वजह से हम TLC का यूज करते हैं, प्रिपरेटिव TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आपको पता होना चाहिए कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज हम कब करते हैं? जब मिक्सचर में मौजूद दोनों कंपाउंड्स की सॉल्वेंट पोलैरिटी डिफरेंट हो, राइट, तभी हम TLC का यूज करते हैं। सब्लिमेशन के बारे में आप जानते ही हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड टू गैस। इन दोनों में से अगर कोई ऐसा है, दो कंपाउंड जो मौजूद है मिक्सचर में, उनमें से अगर कोई ऐसा है जो सब्लाइम कर सकता है यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकता है, तो हम सब्लिमेशन के यूज से उसको अलग कर पाएंगे। एंड स्टीम डिस्टिलेशन में एक स्टीम मोलेटाइज होना चाहिए, राइट। 2 5 फीट लॉन्ग कॉलम ऑफ सिलिका जेल, ओके, ये नहीं होगा। TLC होने वाला है, राइट। रिटार्डेशन फैक्टर पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपने TLC के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, बट नहीं पढ़ा है तो फंस के रह जाओगे। पैरानाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की सॉल्वेंट पोलैरिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें TLC का यूज करना पड़ेगा अगर हम इनके मिक्सचर को अलग करना चाहते हैं तो। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? भैया फंसना नहीं है, नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं पता है जनाब, ध्यान से सुनिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ही फटाफट से सॉल्व होते चले जाएंगे। साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कंजुगेशन है, राइट, कंजुगेशन। अगर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है,
तो या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान से सुनिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कुछ एक होगा। बट अगर साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन ये तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो होने वाला है नॉन एरोमेटिक। ग्रेट, नॉन एरोमेटिक। बट ये तीनों है तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में से दोनों में से कुछ एक होगा। एरोमेटिक कब होगा? जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब 4 पाई के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद होंगे तो जनाब एंटी एरोमेटिक होने वाला है। नॉन एरोमेटिक के केस में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। ग्रेट, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नॉन एरोमेटिक। और साथ में डबल बॉन्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड है उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। निगेटिव है तो उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। पॉजिटिव के केस में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं। राइट, आपसे पूछा गया है नॉन एरोमेटिक। जनाब ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो जनाब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो जनाब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। यहाँ पर देखते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर तीनों चीज़ें हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का काउंट नहीं करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर होने वाले हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ऊपर हम लिख देंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेट, ओके, गुड। डी की तरफ आने से पहले हम आपको डी बताना चाहते हैं। डी को देखिए, डी पर वापस आएंगे जनाब, वेट करिए। 2 2 2 2 2 यानी कि क्या है यहाँ? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हो जाने वाला है एरोमेटिक। राइट, आपको समझ में आ चुका है कि ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, ऑब्वियसली है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डेफिनेटली। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एरोमेटिक होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसको आप ध्यान से देखिए, ये है 10 एन्युलीन का स्ट्रक्चर। इसको हम 10 एन्युलीन बोलते हैं। 10 एन्युलीन हो सकता है जो आप इसको देखें एंड इसके डबल बॉन्ड काउंट करें तो क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड आपको लग सकता है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये गलत हो जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, आई रिपीट, दोबारा से रिपीट करते हैं हम। 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड भले ही हों, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भले ही हों, बट ये होने वाला है 10 एन्युलीन, यानी कि इसके स्ट्रक्चर का नाम है 10 एन्युलीन। दैट मीन्स ये होने वाला है नॉन एरोमेटिक। ये होने वाला है नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन एरोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि जनाब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा है। पर आइए, क्या कहा था जनाब यहाँ पर? साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। कहाँ पर लिखा था हमने? ये लिखा था प्लेनर होना चाहिए। तो ये प्लेनरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जनाब ये होता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिंग के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनके रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। दोबारा समझिए, रिंग के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाने वाला है एंड नॉन प्लेनर की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। राइट, क्लियर हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? दोबारा से पढ़िए जनाब। यस, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट कैटायन होता है। डायजोनियम सॉल्ट कैटायन होता है, तो क्या पता चला इससे हमें? डायजोनियम सॉल्ट, देखिए इतना लिखा हुआ है, आगे हम लिख देते हैं डायजोनियम सॉल्ट इज कैटायन, दैट मीन्स स्टेबलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ग्रेट, ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। एंड स्टेबलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट मीन्स +m एंड +i ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन्स -m एंड -i ग्रुप। गॉट इट? देखिए कहाँ पर क्या होने वाला है। OCH3 ये होता है +m ग्रुप, +m+i दोनों इफेक्ट लगने वाले हैं यहाँ पर। राइट, क्योंकि पैरा है, पैरा में दोनों ही इफेक्ट लगते हैं। मेटा पे अगर होता तो +m इफेक्ट ना लग रहा होता। NO2 -m
माइनस आई दोनों ही लगेंगे। नीचे आइए, कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। सी एन, यहाँ पर भी जनाब माइनस आई एंड माइनस एम दोनों ही लगने वाले हैं। वापस से आइए, प्लस एम एंड प्लस आई, ये क्या होते हैं? प्लस एम प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एंड स्टेबलाइज्ड बाई, दैट मीन्स ए सबसे ज़्यादा होने वाला है। ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि प्लस एम प्लस आई दोनों ही लग रहे हैं, राइट। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं हम ए। ए के बाद क्या आने वाला है? बी सी डी में क्या आएगा? देखिए बी और डी क्या कर रहे हैं? ये डी स्टेबलाइज कर रहे हैं। माइनस आई ग्रुप है ना जनाब, माइनस आई एंड माइनस आई, माइनस एम एंड माइनस आई, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये डी स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। एटलीस्ट सी में कोई स्टेबिलिटी को कम तो नहीं कर रहा है, जो है वो तो बना के रख रहा है, राइट। तो सी होने वाला है। ए में स्टेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, सी के केस में जितनी है उतनी रखी जा रही है, एंड बी और डी के केस में कम की जा रही है। अब बताइए NO2 एंड CN में क्या डोमिनेट करेगा? अभी जनाब आपको रिएक्टिविटी सी, सॉरी, आपको माइनस आई का ऑर्डर पता होना चाहिए। माइनस आई का ऑर्डर जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि CN डोमिनेट करता है NO2 से, यानी कि A C D एंड B। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी इसमें पूछा गया है, एंड लास्ट में आपसे ये भी पूछ लिया गया NO2 एंड CN में करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है। तो ACDB करेक्ट आंसर होगा क्या? ऐसा कोई है? ऑब्वियसली है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। शानदार सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है जनाब, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर आईयूपीएसी नेम, राइट। आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जब भी आप आईयूपीएसी को पढ़ते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पढ़ाया जाता है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। कई ग्रुप अगर हैं, कई फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेमिंग कहाँ से करनी होती है, इसलिए आपको एक ऑर्डर पढ़ाया जाता है। वो ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में 5 से 6 सेकंड ही आपको काफ़ी होंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन को पॉज करते हैं, पूरा ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद हम स्क्रीन पर वापस से आएंगे, राइट। सबसे पहले तो जनाब COH ही होने वाला है, ग्रेट। एंड तो ये रहा जनाब ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर है ये प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का, राइट, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती। एंड देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन ए को पकड़ते हैं, COOH ज़्यादा है, उसके बाद CONH2 है, CONH2 यहाँ पर है, उसके बाद COCl है क्या? COCl उसके बाद नहीं जनाब, उसके पहले होना चाहिए। चलिए हटा दीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। बी को देखते हैं, SO3H, ग्रेट, उसके बाद COCl, उसके बाद CONH2 ग्रेट, CN। तो जनाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी को देखते हैं, COOR है, COCl है, उसके बाद COCl है, NH2 एंड CO, NH2 CONH2 एंड, राइट, ये वाला भी गलत हो जाएगा। डी को देखिए, COOH एंड COOR, CONH2 बाद में होना चाहिए COCl से, बट यहाँ पर CONH2 पहले है, बट उसको भी हटा दीजिए। ग्रेट, बेसिकली अगर आपको ये आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो जनाब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम करेंगे। 27 जुलाई शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये रहा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पास होते हैं जनाब, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन को पढ़िए, 6 एनिलीन 8 एनिलीन एंड 6 10 एनिलीन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो जनाब 6 10 एनिलीन एरोमेटिक कहाँ से हो जाएगी? अभी अभी तो हम आपको एक्सप्लेन करके लाए हैं, बड़ी शिद्दत के साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया। कहाँ पर थे हम? वापस से चलते हैं, यस, यहाँ पर सारी चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन की थी, यही तो थी जनाब 10 एनिलीन। ये होती है नॉन प्लेनर, जिसकी वजह से नॉट एरोमेटिक, राइट, एरोमेटिक नहीं होने वाली, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एरोमेटिक। 6 एनिलीन, यस, ये तो एरोमेटिक हो जाएगी, बट ये एरोमेटिक होगी नहीं, नॉट एरोमेटिक, ग्रेट। दैट मीन्स असर्शन इज गोइंग टू बी द रॉन्ग। यस, आगे बढ़िए। रीजन क्या है जनाब? प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही है जनाब। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। अगर आप एरोमेटिक सिस्टम को चेक कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, साइक्लिक, कंजुगेशन एंड प्लेनर, राइट। तो प्लेनर उनमें से एक है, यस, बिल्कुल सही है जनाब रीजन। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। इन केरियस मेथड जनाब कितनी बार बताएं हम आपको, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, 4 नंबर आपके तुरंत मिल जाएंगे। केरियस मेथड की बात करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, 0.45 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.36 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। जनाब कितनी बार ऐसे क्वेश्चन हम कराएं? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला,
परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ ब्रोमीन इन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन मिल जाएगा। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया है, वेट ऑफ ब्रोमीन हम कैसे निकालें? मास ऑफ ब्रोमीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ ब्रोमीन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन ये आपको दिया गया है, AgBr का वेट भी आपको दिया गया है, बट लफड़ा कहाँ पर है, दिक्कतें कहाँ पर हैं? हमें ब्रोमीन के मोल्स नहीं पता है, बट हमें वेट पता है AgBr का, तो AgBr का वेट पता है, AgBr का मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो हम AgBr के मोल्स निकाल सकते हैं। एंड हमको ये पता है कि 1 ब्रोमीन है, दैट मीन्स जितने मोल्स AgBr के होंगे उतने ही मोल्स होने वाले हैं ब्रोमीन के। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा, NAgBr इज इक्वल टू NBr। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि जनाब 1 मोल AgBr में 1 मोल ब्रोमीन होता है, राइट। AgBr2 होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं होता, बट AgBr है तो डेफिनेटली 1 AgBr इज इक्वल टू 1 ब्रोमीन, दैट मीन्स दोनों के मोल्स इक्वल होने वाले हैं। यस, हम आसानी से NAgBr निकाल सकते हैं, उसी को इक्वल कर देंगे ब्रोमीन के मोल से। NAgBr यानी कि 0.36 डिवाइडेड बाई 188 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यस ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ AgBr। इसको आप मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी बोल सकते हैं। इसको देखिए, सॉल्व करने की गलती मत करना, उलझ के रह जाओगे। मोल्स आ चुके हैं, मोल्स को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल्स को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वेट मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, येलो पेन ले लेते हैं हम। आपको चाहिए क्या? वेट ऑफ ब्रोमीन। मोल्स ऑफ ब्रोमीन आपने पता कर लिए हैं, मोल्स ऑफ ब्रोमीन को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली हमको वेट ऑफ ब्रोमीन मिल जाएगा, सिंपल है। 0.36 डिवाइड बाई 188 ये क्या हुआ? ये हमने लिखा है मोल्स ऑफ ब्रोमीन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन दैट इज 80 से, तो जनाब ये हो जाने वाला है वेट ऑफ ब्रोमीन जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक बार फिर से पेन चेंज करते हैं, व्हाइट पेन लेकर आते हैं। जनाब ये जो लिखा हुआ है पूरा ये है वेट ऑफ ब्रोमीन। अब हमें नीचे चाहिए वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? 0.45 इंटू 100, तो एज इट इज आ ही जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है? चलिए जनाब करके देख लीजिएगा। एट द एंड 34% आपको सही आंसर मिल जाएगा, राइट। 34% इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यस ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। 34.04 आएगा ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन भी ले सकते हैं, ज़्यादा मत ले लेना। 34 36 बहुत दूर नहीं है, राइट। तो 34 थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन आप लेंगे तो आपको आसानी से 34 मिल जाएगा, राइट। बेशक आप अगर सॉल्व करना चाहें तो देख लीजिए, ऐसे आप पॉइंट्स को हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे 9 से जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाने वाला है, राइट। और जनाब 4 से इसको भी हटाते हैं हम, 4 से नहीं 2 से जाएगा, 2 से जब आप करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 9 एंड यहाँ पर आने वाला है 4, राइट। एक बार फिर से जनाब 2 से यानी कि 4 से चला जाता, दैट्स ग्रेट, 47। और जनाब क्या आने वाला है, इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाने वाला है 16, यानी कि 1600 डिवाइड बाई 47 आपको करना होता, राइट। तो ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा, 34 ही आने वाला है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, कुछ भी गलत तो नहीं कर दिया हमने। 9495 के 4 से जनाब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से यहाँ पर जाएगा, ग्रेट, बिल्कुल सही है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको 34% मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर इज +12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर इज +30 डिग्री। देखिए फार्मूला है, सिंपल सा, आसान है। अगर आपको याद है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एंड काफ़ी बच्चों को ऐसा फार्मूला याद होता नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है जनाब, जो हम लिख रहे हैं उसको शॉर्ट नोट कॉपी में भी नोट कर लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ऑप्टिकल प्योरिटी का जनाब फार्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन मिक्सचर एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर इनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर इनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर इनेंशियोमर। देखिए लिखने में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस है नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आप आसानी से लिख पाएंगे, राइट।
एंड इंटू 100 तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जनाब परसेंटेज चाहिए, तो इंटू 100 भी कर दीजिएगा, राइट। चलिए कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। 12.6 लिखिए, डिवाइड बाई 30 लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, राइट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनैंशियोमेरिक मिक्सचर प्लस 12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। स्पेसिफिक रोटेशन को ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर मिक्सचर, ठीक है। प्लस 30 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करना तो जनाब आसान होगा ही होगा, तो नीचे लेकर आते हैं, तो 0 0 0 जाएंगे, 3 4 2, जनाब आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा जनाब ये फॉर्मूला? पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है जनाब पढ़ लो, याद कर लो, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनाब आपको थोड़ा सा एज मिलता है बाकी लोगों से, बाकी आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी सॉल्व करके रख देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब हम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैचिंग वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है, यस। लिस्ट 1 में जनाब आपके पास मिक्सचर है, लिस्ट 2 में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपके पास क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, वाटर, एनिलीन सब कुछ दिया हुआ है। नीचे भी आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या हम आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दें? यस डेफिनेटली करेंगे। क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, वाटर, एनिलीन, नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम, डेफिनेटली करेंगे। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, राइट। स्टीम डिस्टिलेशन आपको समझाना चाहते हैं हम। स्टीम डिस्टिलेशन किस पर डिपेंड करता है, इसका बेस क्या है? आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन का ही यूज होने वाला है पर्टिकुलर मिक्सचर को अलग करने के लिए? स्टीम डिस्टिलेशन के केस में जनाब क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये सभी कुछ आपको पता चल जाएगा, राइट। ओके दैट्स ग्रेट। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, राइट। इमिसिबल विद वाटर, ये कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर ऐसा कुछ है मिक्सचर्स में तो डेफिनेटली आप स्टीम डिस्टिलेशन के यूज से, इस प्यूरिफिकेशन के यूज से आप इसको अलग कर पाएंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन तो सभी जानते हैं कि जनाब सॉलिड टू गैस, अगर कोई एक ऐसा है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जा रहा है, यानी कि दैट मीन्स सॉलिड टू गैस हम लिखते हैं यहाँ पर, सॉलिड टू गैस। अगर कोई ऐसा है उन मिक्सचर्स में से जो सॉलिड टू गैस हो जाता है, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं जाता है, तो उसके लिए हम सब्लिमेशन का यूज करेंगे। सब्लिमेशन का यूज करेंगे, उसको हम आसानी से अलग कर पाएंगे। डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टिलेशन में जनाब क्या होता है, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सफिशिएंट वर्ड को इग्नोर मत कर देना, सफिशिएंट, SUFFICIENT स्पेलिंग होगी, ICIENT यानी कि ई नहीं होने वाला। सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेट। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन को भी देख लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज, राइट, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज। तो ये आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर दिए गए हैं, आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे, सही है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम कब करेंगे? जब स्टीम वोलेटाइल होगा कोई सब्सटेंस एंड इमिसिबल विद वाटर। सब्लिमेशन के केस में सॉलिड टू गैस होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिखवाए हुए हैं, डिस्टिलेशन, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। चलिए जनाब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, राइट। ABCD ये दिए हुए हैं एंड ए को हमें मैचिंग करनी है। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, देखिए क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इसका होने वाला है डिस्टिलेशन, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली ए का थर्ड होने वाला है। उससे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, रेट कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यस थर्ड वन इसका करेक्ट हो जाएगा। जनाब आपने ए को तो क्रैक कर लिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। अब बात करते हैं बी की, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन आपको देखने को मिल जाएगा। नेफ्थलीन यहाँ पर भी है एंड नेफ्थलीन यहाँ पर भी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नेफ्थलीन सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जैसे ही आप इसको हीट करेंगे सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड टू गैस हो जाने वाला है। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड में ही होगा, ये भी सॉलिड में ही होगा, बट जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, ये आप इसको हीट करते हैं सब्लाइम, तुरंत ही नेफ्थलीन सॉलिड टू गैस में हो जाएगा, सॉलिड का सॉलिड ही रहने वाला है सोडियम क्लोराइड। तो डेफिनेटली इसका हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के यूज से हम इसको अलग कर पाएंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, एग्जाम्पल्स तक आपको कराए गए हैं एज इट इज। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन
आप हमारे वीडियो सोल्यूशन यानी कि प्योरीफिकेशन वाले अगर वीडियो को देखते हैं आप, तो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। सारे जो जो कुछ भी यहाँ पर ब्रशअप कराए गए हैं कॉन्सेप्ट, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। वीडियोज़ की इंपॉर्टेंस समझिए एंड देखिए उन्हें। वाटर एंड एलिलीन पे केस में क्या होने वाला है, बी एंड सी, राइट। बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन को अलग करने के लिए जनाब आप क्रिस्टलाइजेशन का यूज करने वाले हैं, राइट। एंड एनिलीन एंड वाटर, ये जनाब एज इट इज एग्जाम्पल हमने कराया हुआ है। वाटर एंड एनिलीन के लिए ऑब्वियसली डिस्टिलेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि वाटर एंड एनिलीन में एनिलीन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सफिशियंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो थर्ड हो जाने वाला है, राइट। चलिए, एक थर्ड हो जाने वाला है, थर्ड कैसे हो जाएगा जनाब, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, यस 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 यस, गलत हो जाने वाला है यहाँ पर, ये फर्स्ट हो जाने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं। स्टीम वोलेटाइल, यस, वाटर एंड एनिलीन स्टीम वोलेटाइल होने की वजह से ये फर्स्ट हो जाएगा, राइट। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बोलते बोलते थोड़ी सी थकान आ चुकी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आपको नज़र आ जाएंगी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ होना चाहिए, ए का थर्ड तो इन तीनों में है, बी का फोर्थ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हटाइए, ऑप्शन नंबर ए तो पहले से ही हट चुका है। सी का सेकंड होना चाहिए, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, क्या होगा, सी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सही है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी आपको रटे हुए होने चाहिए, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन क्रैक होंगे। प्योरीफिकेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, तो मजबूत कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओके, 28 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। लिस्ट 1 आपको दी हुई है, लिस्ट 2 आपको दी हुई है। स्पायरो कंपाउंड, एरोमेटिक, नॉन प्लेनर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ग्रेट। ए को देखिए, यहाँ पर नॉन प्लेनर आपको नजर आ जाएगा। नॉन प्लेनर बोले तो नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है। अगर कार्बन ही होता तो जनाब ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता। नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो यस, ए का हो जाने वाला है थर्ड, सही है। बी को देखिए, ये जनाब बाईसाइक्लो, राइट, बाईसाइक्लो, तो इसका हो जाने वाला है फोर्थ। एंड सी तो ऑब्वियसली आपको नजर आ ही जाएगा, स्पायरो होने वाला है फर्स्ट वन। एंड डी वाला क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक ही बचा तो एरोमेटिक ही होगा, बट कैसे होगा, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, दो दो चार, राइट। एंड ऑक्सीजन पर भी जनाब लोन पर होगा, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाने वाले हैं, दो दो चार दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यस, एरोमेटिक हो जाने वाला है, यानी कि सेकेंड। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड वाला, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आई थिंक सही होने वाला है। यस, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, यस, दैट्स ग्रेट, नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी बेसिक पे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, पूरे बेसिक्स पे। हेट्रोसाइक्लिक, जनाब हेट्रोसाइक्लिक सभी को पता होगा। हेट्रोसाइक्लिक कब होता है, जब बीच में ऑक्सीजन आ जाए, बीच में नाइट्रोजन आ जाए, उसी को हम बोलते हैं हेट्रो कंपाउंड, राइट। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आप पढ़ के आ ही रहे हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन ऑफ विच कंपाउंड लोवेस्ट पीकेए वैल्यू, तो बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है इन चारों में से किसकी वैल्यू लोवेस्ट होने वाली है। अगर हम बात करें पीकेए वैल्यू की, तो जनाब आपको पता होना चाहिए पीकेए वैल्यू का क्या मतलब होता है। आपने पढ़ा होगा के ए वैल्यू, राइट। के ए वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होगी, के ए ज़्यादा, तो जनाब एसिडिटी भी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है, अगर हम बात करें के ए वैल्यू की। बट इन केस ऑफ पी के ए वैल्यू, पी के ए वैल्यू के केस में अगर पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम होने वाली है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है, राइट। आपसे पूछी गई है यहाँ पर लोवेस्ट पी के ए वैल्यू, लोवेस्ट पी के ए वैल्यू का क्या मतलब होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होने वाला है, राइट। लोवेस्ट पी के वैल्यू मीन्स मोस्ट एसिडिक, तो यहाँ पर आपको पता करना है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। के वैल्यू आपको अगर के ए वैल्यू से रिलेट करना में आसानी रहती है तो जनाब करिए। के ए वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है, सिंपल है। और इसका उल्टा हो जाने वाला है पी के ए वैल्यू में, अगर पी के ए वैल्यू बढ़ने वाली है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है, सिंपल है, गॉट इट। चलिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। हमको यहाँ पर पता करनी है लोवेस्ट पीके वैल्यू। लोवेस्ट पीके वैल्यू पता करने से बढ़िया है जनाब हम मोस्ट एसिडिक पता करें, एंड वही होने वाली है लोवेस्ट पीके वैल्यू, राइट। चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पर हम इसको सही से ओपन करके ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करें CH2 एंड जनाब यहाँ पर H2C कर लेते हैं तो आसानी रहेगी आपको समझने में। H2C एंड C डबल बॉन्ड
ओ को भी हम ऊपर ही रखते हैं। देखिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाना जरूरी हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, गॉट इट। एंड एक एच को आप इस तरीके से बनाएंगे, सही है। अब जनाब क्या होने वाला है, यहाँ पर है लोन पेयर ऑक्सीजन पर, सही है। ये वाला एच आप हटाएंगे तो इस तरीके से आने वाला है, एंड ये जनाब इस तरीके से आने वाला है। तो ये क्या बना दिया हमने, क्रॉस कंजुगेशन, राइट। एक की अगर बात करें तो यहाँ पर है जनाब क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। ये क्या हो रहा है, एंड सभी को पता है क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, लेस स्टेबल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है मोर स्टेबल, बट क्रॉस कंजुगेशन होता है लेस स्टेबल। जनाब ये हो जाने वाला है लेस स्टेबल। तो डेफिनेटली ये वाला तो हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए मोस्ट स्टेबल यानी कि मोस्ट एसिडिक, दैट्स इट। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही रख लें। तो यहाँ से हटा देंगे एंड इस तरीके से कर लीजिए। एच प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव छोड़ के जाएगा, राइट। इस तरीके से ये जनाब बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया है, आपको समझ में आना चाहिए। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बी को देखें। बी में जनाब हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, राइट। प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की वजह से, दैट्स इट। आई इफेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर भी थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी होगी ही, बट अगर आप सी की तरफ आएंगे, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, पूछिए। अब आप यहाँ से H प्लस को हटाएंगे तो यहाँ पर जनाब निगेटिव छोड़कर जाएंगे, राइट। अगर आपने यहाँ पर निगेटिव छोड़ा तो क्या होने वाला है, रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग, राइट। बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होने वाला है। अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं दूसरा वाला, तो इस तरफ देख लीजिए जनाब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं, राइट। ये हो जाएगी आपकी बेंजीन, एंड इस तरीके से CH3 हो जाएगा। ये जनाब इस तरफ से आने वाला है तो ये हो जाने वाला है, एंड जनाब ऑक्सीजन पर सिंगल निगेटिव हो जाएगा, राइट। रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में जाने वाला है ये, मोस्ट स्टेबल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्रीफर करती हैं, राइट। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो यस ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बट जैसे ही ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाने वाली है, राइट, कि ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से यहाँ पर निगेटिव आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऑक्सीजन है OH यानी कि ऑक्सीजन, दैट मीन्स लोन पेयर होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी जनाब हो जाने वाला है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हम वहाँ पर भी बता चुके हैं आपको कि जनाब क्रॉस कंजुगेशन का मतलब होता है लेस स्टेबल। तो डी ऑप्शन में भी क्रॉस कंजुगेशन ही है। क्रॉस कंजुगेशन बोले तो वो लेस स्टेबल, तो यस ऑप्शन नंबर डी तो जनाब किसी भी सूरत में नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर ए आप पहले हटा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग मोस्ट स्टेबल होता है और हमें यहाँ पर मोस्ट स्टेबल पता करना था, दैट मीन्स मोस्ट एसिडिक यानी कि लोवेस्ट पीके वैल्यू। इस तरीके से आप रिलेट करते हुए जाएंगे तो क्वेश्चन को क्रैक करने में आसानी रहने वाली है, राइट। सही है, आगे बढ़ें। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनाब, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। 28 जुलाई शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओहो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग खुल जाना चाहिए, राइट। असर्शन पढ़िए। TLC बोले तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल सही लाइन है जनाब, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम क्या ही एक्सप्लेन करें, कुछ टाइप होते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के, तो उसमें से ही एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, राइट। आपने और भी पढ़े होंगे। चलिए रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है जनाब, a thin layer of silica gel is spread over a glass plate of suitable size in thin layer chromatography which act as an absorbent। तो बिल्कुल सही लाइन है जनाब, यहाँ पर भी कोई भी गलती नहीं है। a thin layer of silica gel, थिन लेयर का मतलब जनाब यहाँ पर होता है 0.22 मीटर थिकनेस, राइट। थिकनेस कितनी है, 0.22 मीटर, राइट। तो ऑब्वियसली जनाब बहुत ही पतली हो गई। a thin layer of silica gel is spread over a glass plate of suitable size in thin layer chromatography which act as an absorbent। आपको यकीन नहीं होगा कि एग्जैक्ट लाइन हमने अपने वीडियो में बता रखी है, राइट। यहाँ पर हम प्योरिफिकेशन वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है जनाब साइड में देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि हमने एग्जैक्ट लाइन बता रखी थी, राइट। तो यस यहाँ पर भी रीजन सही है, असर्शन भी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आपको देखने में भले ही आसान लगे बट है नहीं,
अ सैंपल ऑफ 0.125 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दे दिया गया है। व्हेन एनालाइज्ड बाय ड्यूमास मेथड यील्ड्स 22.78 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस collected over KOH solution at 280 केल्विन एंड 759 mm of Hg। तो आसानी से आप पता कर पाएंगे कि 280 केल्विन यानी कि ये है टेम्परेचर एंड 759 mm ऑफ Hg, दैट मीन्स ये है प्रेशर। आपसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। आपको वेपर प्रेशर दिया गया है वाटर का एट 280 केल्विन 14.2 mm ऑफ Hg। आर की वैल्यू भी आपको दी गई है, दैट मीन्स गैस कांस्टेंट आपको पता है। सही है, कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें हम आसानी से निकाल लेंगे। जनाब यहाँ पर निकालने की बारी आएगी पी एक्चुअल की। पी एक्चुअल बोले तो प्रेशर, पी एक्चुअल यानी कि हमें प्रेशर पता करना है। प्रेशर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 759 mm ऑफ Hg। इसको जब आप माइनस करेंगे यहाँ से जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, राइट, तो आपको पी एक्चुअल प्रेशर आपको मिलने वाला है, दैट मीन्स 759 माइनस 14.2 जब आप करेंगे तो कितना आने वाला है, 15 करिए 744.8, राइट। ये आपको मिल जाने वाला है। mm ऑफ Hg भी आगे आप लिख सकते हैं, बाकी आप समझदार तो हैं ही इतने। सही है। अब जनाब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, बहुत ज़्यादा समस्या होने नहीं वाली है समझने में इसको। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला जनाब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम। पी एक्चुअल लिखिए जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, पी एक्चुअल। अब आपको चाहिए वॉल्यूम जो आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, यील्ड्स 22.78 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, राइट। पी एक्चुअल जो नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी आपको वही चाहिए। और जनाब नीचे आने वाला है पी आर टी। पी आर टी में क्या आने वाला है, प्रेशर 760 mm ऑफ Hg आपने पढ़ा है प्रेशर, तो ये जनाब यहाँ पर प्रेशर लिखें या फिर 760 mm ऑफ Hg ही लिख दें। चलिए पी आर टी एक बार लिख लेते हैं, आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ml है इसलिए, राइट। और नीचे आइए पी एक्चुअल। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। सही है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं लिखना होगा हमें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जनाब बाद में आने वाला है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर लिखना है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, इतना भी डायरेक्ट नहीं जाना है हमको। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि NN2 यहाँ पर लिख लेते हैं फिलहाल के लिए हम, राइट। जो भी यहाँ पर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, देन हमको वेट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। वहाँ तक तो आप जानते ही हैं। फिलहाल इसको सॉल्व करिए। मोल्स ऑफ N2 पी एक्चुअल, दैट मीन्स क्या कैलकुलेट किया है आपने, 744.8 इंटू 22.78। सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये 41 नहीं जनाब, 44 है। सही है। नीचे आइए पी आर टी, दैट मीन्स 760 हो जाने वाला है। आर क्या है, 0.082, 0.082, यस 082। टेम्परेचर कितना होगा जनाब, 280 आपको दिया गया है, राइट। बहुत ही ध्यान से वैल्यूज़ को पुट करते हुए आगे बढ़ना है, आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है वो आपके सारे टेस्ट ले लेगी जनाब, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फिलहाल हमने तो पहले करके रख लिया है, राइट, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमको छोड़ने होते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो डेफिनेटली एट द एंड सॉल्व करना ही है आपको, लास्ट तक सॉल्व करते जाइए। बट ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है, ऐसी कैलकुलेशन बन रही है, तो जनाब मार्क फॉर लेटर करिए, आगे बढ़ जाइए, वरना उसमें उलझ कर रह जाएंगे। सही है, ये अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं चलने वाला, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.000971, राइट। देखो ये हमने पहले सॉल्व करके रख लिया था, तो हमें डायरेक्टली पता है 0.000971। ये आ गया जनाब मोल्स ऑफ N2, राइट। मोल्स ऑफ N2 को अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 दैट इज 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ N2 आने वाला है, दैट इज मास ऑफ N2। तो चलिए जनाब वेट ऑफ N2 हम निकाल लेते हैं। वेट ऑफ N2 के लिए आपको 0.000971 इंटू 28 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम N2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, राइट। गैस का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए गैस बोले तो N2, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आने वाला है 0.0271, राइट। ठीक है, ये आ गया जनाब, ग्राम्स में ही आएगा ऑब्वियसली। अब हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है।
0.027। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए जनाब क्या करना होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये तो कई बार कर चुके हो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। 0.0271 एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया जा चुका है, एंड दैट इज 0.125, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 0.125, इसको जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100 से, तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लग रही है, बट डेफिनेटली आपको ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत हम समझते नहीं है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 21.75, राइट। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, जो आपको इस खाली जगह में लिखना था। कहाँ है जनाब खाली जगह, ये रही, नियरेस्ट इंटीजर में से ही आपको लिखना है, राइट। 22 यहाँ पर जैसे ही आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में उलझाया गया है, थोड़ा सा फार्मूला भी अच्छा था, तो एट द एंड ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको आनी चाहिए। एट द एंड कैलकुलेशन तो है ही, सही है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19 को करें। तो जनाब ये आज के सेशन का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान से पढ़िए, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या पता चला आपको इस नाम को पढ़ने के बाद? कार्बल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? कार्बल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड का कार्बन हमें काउंट नहीं करना है, राइट। एल्डिहाइड का कार्बन हमें काउंट नहीं करना है, ये हमें पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बल्डिहाइड। गॉट इट। गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लोहेक्सेन की ही नंबरिंग करनी है हमको, दैट्स इट। उसके बाद गामा पोजीशन पर हमें कार्बन चाहिए। गामा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है जिसे अल्फा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार्बन है जिसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा अल्फा। फिर होता है बीटा कार्बन, ये हो जाने वाला है बीटा। देन होता है गामा कार्बन। गॉट इट। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं गामा मिथाइल, यानी कि गामा पोजीशन पर मिथाइल होनी चाहिए। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड से आपने ये पता कर लिया है कि एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होने वाला। देखते हैं पहला, यानी कि जनाब नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए 1 2 3। चलिए 1 2 3 की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये वाला कार्बन जनाब आपका जाने वाला है, वो 1 2 3 को हटाइए, हमें अल्फा बीटा गामा के हिसाब से देखना है, तो उसी से देखिए। CHO, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कार्बल्डिहाइड का ग्रुप काउंट नहीं होने वाला, यानी कि सॉरी एल्डिहाइड के ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होने वाला, राइट। दैट मीन्स CHO एज इट इज रहने वाला है, इस कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे। तो जनाब ये वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये कार्बन है अल्फा, ये वाला हो जाएगा बीटा कार्बन, ये वाला हो जाएगा गामा कार्बन, राइट। तो गामा यहाँ पर तो जनाब मिथाइल नहीं इथाइल बना हुआ है, राइट। गामा इथाइल हो जाएगा, गामा इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बट आपसे पूछा गया है गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आई थिंक या तो फिर यहाँ पर ये गलती है, या फिर देखिए और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन जब आप देखेंगे तो जनाब ये वाला तो किसी भी कीमत में नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जनाब रिंग के अंदर आप घुस नहीं पाएंगे बाहर से, राइट। यहाँ पर देखिए जनाब ये वाला हो जाएगा अल्फा, ये हो जाने वाला है बीटा, तो जनाब ये तो बीटा मिथाइल हो जाएगा। दैट्स रॉन्ग, बीटा मिथाइल नहीं, हमें गामा मिथाइल चाहिए। इधर भी देखते हैं, यहाँ पर जनाब यहाँ से इसे कैसे आ जाओगे, नहीं ये वाला गलत। दैट मीन्स हमने ऑप्शन में थोड़ी सी एरर करी है, राइट। इसको हम यहाँ से ब्लैक पेन लेकर आते हैं, इसको सही करते हैं, फिर आपको चेंज कर दिया जाएगा, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ही आपको करेक्ट होना पड़ेगा, राइट। सही है, वापस से रेड पेन, यस। जनाब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, एंड गामा कार्बन पर ही मिथाइल है, राइट। गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। गॉट इट, कोई दिक्कत। चलिए एक बार हम आंसर की देख लेते हैं, क्या आंसर की में कुछ पता चलेगा हमको? आंसर की में जनाब क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यस, आंसर की में क्या है 19 का ए। दैट मीन्स ऑप्शन में ही थोड़ी सी परेशानी है, इसको आप सही कर लेंगे, आपको प्रिंट आउट मिलेगा, वहां पर भी आप इन चीज़ों को सही कर पाएंगे, राइट। बाकी आपको देखते ही पता चल जाएगा। चलिए अब बारी है जनाब हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से हमको देखना है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ऑब्वियसली द कंपाउंड, ये कंपाउंड रहा इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये कंपाउंड क्या है, इज मिरर इमेज ऑफ एबो कंपाउंड ए। गॉट इट।
तो चलिए देखते हैं क्या सही होने वाला है। ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेशक आपको यहाँ पर ये आना चाहिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, राइट। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे पता करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप को हम 1 देते हैं, तो जनाब यहाँ पर ऐसे आप डॉट बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो एन को जनाब हम 1 देने वाले हैं, राइट। इस कार्बन को 2 हो जाएगा, इसको जनाब 3 हो जाएगा, एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 हो जाने वाला है, सही है। अब हमें मूव करना होता है 1 2 3, राइट। जो भी हम बोल रहे हैं आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, राइट। आइसोमेरिज्म चैप्टर में ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। 1 2 3 आपको मूव करना होता है। चलिए 1 2 3 अगर हम घूमते हैं, यानी कि इस तरीके से हमारा रोटेशन होने वाला है, एंड इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? आर, सही है। क्योंकि जनाब हमने डिफाइन कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम आर बोलते हैं एंड क्लॉकवाइज रोटेशन को हम एस बोलते हैं। तो इसका आंसर आर आना चाहिए था, बट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जनाब एक रूल हमें और पता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर हो जाना चाहिए। वंस अगेन, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर होना चाहिए, ना कि डैश पर, जो कि यहाँ पर आप डैश पर देख पा रहे हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप NO2 डैश पर है, राइट, वेज पर होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम आंसर को स्विच कर देते हैं। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर आर नहीं एस होने वाला है, एस कॉन्फ़िगरेशन, सही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नीचे आइए, इसको भी हम देख लेते हैं साथ में। यस जनाब, यहाँ पर भी 1 ही होने वाला है, ये 4 हो जाएगा, बट उससे पहले यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर जनाब 3 हो जाने वाला है एंड यहाँ पर हो जाने वाला है 4। आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को 1 देते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते आइए 1 2 3 एंड लास्ट में आपको लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देना होगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देना होगा नंबर 4 को, राइट। सही है जनाब, आगे बढ़ें। इस बार भी देखना होगा हमको, 1 2 3 मुड़ना होता है, तो यस 1 2 3 दैट मीन्स इस बार भी आर आना चाहिए था, बट आएगा नहीं, क्योंकि एक बार फिर से हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है? डैश पोजीशन पर है, वेज पर होना चाहिए। तो जनाब इसका भी आर नहीं एस होने वाला है। चलिए वापस से देखते हैं, द कंपाउंड स्टेटमेंट 1 क्या है? द कंपाउंड, ये कंपाउंड रहा आपका, इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यस जनाब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इसमें कोई भी गलती नहीं है, राइट। स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को पढ़िए, इज मिरर इमेज। मिरर इमेज कहाँ से हो जाएगा? दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाने वाला है, सही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आए, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नहीं, बोथ कहाँ करेक्ट? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, सही है। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, आप समझ पाएंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन से ही हम इन चीज़ों को बना पाते हैं, राइट। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हम रोटेशन करते हैं 1 2 3 में। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है तो आर, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एस। बट अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है तो हमें आंसर को स्विच कर देना होता है। आर है तो एस कर दो, एस है तो आर कर दो, सही है। अगर वेज पर होता तो हमें कोई स्विचिंग वगैरह नहीं करनी होती, जो पहली बार में आएगा वही सही होगा। यस, इट्स टाइम फॉर आंसर की। जनाब आपने हमारे साथ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पूरी शिद्दत के साथ आपने किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, राइट। जनाब इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। 2022 23 24 काफ़ी पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं, नहीं कुछ अगर नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी करा दिया जाएगा, राइट। जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो। अगर आप और भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जनाब साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, वहाँ जाइए, काफ़ी पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, राइट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।